चिल्ड्रन। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ेंगे। उससे पहले आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम जाएंगे अपने सुविचार की तरफ। आज के सुविचार के साथ ही आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो बच्चे, आज का सुविचार है कि जो लोग असफलता का सामना करने से डरते हैं वे कभी भी महान नहीं बन सकते। ठीक है, तो जो लोग असफलता का सामना करने से डरते हैं, यानी कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग असफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा ही सफल रहे, है ना? तो ऐसे असफलता के समय पर भी हमें कैसा होना चाहिए? हमें निडर होना चाहिए। असफलता का सामना करने से हमें डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए और उसका सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हम लोग महान बन सकते हैं, हमारे कार्यों में हमें सफलता मिल सकती है। तो इसी विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमने बताया आपको कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है या ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो तीन तरीकों से होता है, तीन माध्यमों से या तीन विधियों द्वारा होता है। वे कौन कौन से हैं? चालन, जिसे हम कंडक्शन कहते हैं, संवहन, जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, और विकिरण, जो हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमने चालन की बात कर ली थी, जो ठोस पदार्थों में होती है। आज हम बात करेंगे संवहन की या कॉन्वेक्शन की। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? हम क्या करने वाले हैं बेटा? हम चालन या कंडक्शन को एक बार रिवाइज करके आते हैं, रिकैप करके आते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए। तो हमने पढ़ा था कि चालन क्या है। चालन, जिसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं, है ना? तो चालन जो होता है वो ठोसों में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्मा जो है, तो ऊष्मा क्या है बेटा? ऊष्मा जो है क्या हो जाती है? स्थानांतरण, किसमें? ठोसों में, है ना? ठोसों में क्या होता है बेटा? ठोसों में जो है स्थानांतरण चालन का होता है। चलिए, अब जो है कंडक्शन हम कह सकते हैं। ठोसों में चालन की जो प्रक्रिया होती है वो ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, ऊष्मा को क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। ओके, चलिए। तो मेरी आवाज क्या कम आ रही है आपकी तरफ? तो देखते हैं जरा क्या बात है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा, चालन की प्रक्रिया तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना? तो आज हम फिर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम लोग संवहन की बात करने लगे, या फिर हम कहते हैं इसे कॉन्वेक्शन की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे हम लोग, कॉन्वेक्शन की बात करेंगे। तो जब हम कॉन्वेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्शन में क्या होता है? क्या होता है? वो चालन की प्रक्रिया से अलग कैसे होता है? क्योंकि ये हमने कहा ठोसों में होती है ना? और ये हमने कहा किसमें होती है? वायु में तथा जल में या द्रवों में होती है। किसकी प्रक्रिया? ट्रांसफर ऑफ हीट या ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है बेटा? वायु में या फिर द्रव पदार्थों में होता है। ओके, तो ये बात तो आपको पता हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं बेटा। हम लोग संवहन के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि चालक और इंसुलेटर के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जाना था कि चालक क्या है और इंसुलेटर क्या है ना? तो क्या है चालक और इंसुलेटर? जिसे हम कुचालक कहते हैं। चालक या कुचालक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स कहते हैं, है ना? तो चालक कौन सी वस्तुएं होती है? जल्दी से रिकैप कीजिए। हाँ, वे वस्तुएं जो ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने देती है चालक कहलाती है। उदाहरण के लिए तांबा, एल्यूमिनियम आदि आदि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के। तो वो क्या करते हैं? ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने देती है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो अपने से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक आदि। जो तो उदाहरण भी आपको बताया था कि जैसे हम बर्तनों का उपयोग करते हैं, वेसल्स का प्रयोग करते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्लास्टिक के हत्थे या फिर क्या बोलते हैं, लकड़ी के हत्थों का प्रयोग करते हैं ताकि उसमें गर्मी का प्रवाह ना हो। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाह नहीं करने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं, या ऊर्जा जो थर्मल इंसुलेटर्स कहते हैं, या कुचालक कहते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए अब हम सीधे जाते हैं संवहन की तरफ। तो बेटा संवहन में क्या होता है, जल में जो है संवहन की क्रिया को जरा देख लेते हैं कि जल में जो है वो संवहन की जो क्रिया होती है वो कैसे होता है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, आपकी किताब में दिया हुआ है बच्चे। तो इसमें क्या करना है, पहले तो आपको एक फ्लास्क लेना है, ठीक है। अगर फ्लास्क नहीं है तो बीकर भी आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है ना, यहाँ पर एक जो है इस तरह का एक हमने गोले पेंदे का फ्लास्क जो है हमने लिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जल को भर देंगे। क्या करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है बच्चे, ये देख रहे हो आप लोग, ऐसे फ्लास्क में आप जल को लेंगे, ये फ्लास्क है, और इस फ्लास्क में हम क्या करेंगे, जल लेंगे। और जल कितना लेंगे आप, 2/3 लेंगे, 2/3, ठीक है। तो इतना जल हमने भर दिया उसमें। उसके बाद इसको हम एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे, ठीक है। उस क्यों रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने अभी क्या करना है, नीचे से उसको आग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बर्नर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखो ये बर्नर है, इसको हमने जला दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को डालेंगे। उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को हमने उसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, आग को हमने बर्नर की हेल्प से इसमें जला दिया है। तो ये क्या होगा, धीरे 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 करके ये पानी जो है इसके अंदर का वो गर्म होने लगेगा। क्या होगा, पानी गर्म होने लगेगा। तो जल जब गर्म होगा तो क्या होगा, ये जल की जो गर्मी है वो ऊपर की ओर उठने लगेगी। क्या होने लगेगी, जल की जो गर्मी है वो ऊपर की ओर उठने लगी। और वो आप कैसे बता सकते हो, क्या ऑब्जर्व करके बता सकते हो बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल्स है, उसकी जो यहाँ पर देखो ऐसे कुछ लाइंस ऐसे जा रहे हैं ऊपर की तरफ को, है ना। तो जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एज ए डिजॉल्व हो होकर ऊपरी तरफ को आपको उठता हुआ नजर आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये क्या होगा बच्चे, तो आसपास का जो 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 ठंडा जल है वो गर्म हो होकर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा, तथा आसपास से जल फिर से उस स्थान पर आ जाएंगे, ऐसे यहां से नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ। तो जो 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 जल के कण जो गर्म होंगे वो क्या होगा बच्चे, ऊपर की तरफ उठता जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। कैसे, ऊपर का जो ठंडा जल है वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे जो गर्म जल है वो उसके जो कण है वो ऊपर की तरफ को जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। और जल में जो इस प्रकार की जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, इस विधि को हम क्या कहते हैं बच्चे, इसी को हम कहते हैं संवहन या कॉन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, क्या कहते हैं, जी हाँ, संवहन। चालन नहीं, चालन हमेशा किसमें होता है, ठोस पदार्थों में होता है, ठीक है। तो संवहन की जो क्रिया है, संवहन की जो प्रक्रिया है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, संवहन की जो प्रक्रिया है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। तो द्रवों में ऊष्मा के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम संवहन या कॉन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, क्या कहते हैं, संवहन या कॉन्वेक्शन। किसमें, द्रवों में। किसमें, द्रवों में। बेटा वायु में भी जो है ऊष्मा का स्थानांतरण इसी प्रक्रिया से होता है। ओके, तो जब पानी को गर्म किया जाता है, जैसे कि अभी अभी हमने देखा पानी को गर्म किया जाता है, तो गर्म पानी के जो कण होते हैं, यहां पर आप देख सकते हो गर्म पानी के जो कण है वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और ठंडे पानी के जो कण होते हैं वो नीचे की तरफ को आते हैं और स्थान को भरते हैं। फिर वो पानी वहां से गर्म होता है, फिर उसके कण ऊपर को जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है जब तक कि पूरा
पानी जो है वो गर्म नहीं हो जाता है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया बेटा संवहन की जो प्रक्रिया है? जी हाँ। तो पानी की जो गर्म कण है ऊपर उठने और ठंडे कणों द्वारा प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित यानी क्या होता है बच्चे? यानी कि उसकी जगह ले लेना। गर्म पानी के कण ऊपर को उठना, ठंडे पानी के कणों को उसकी जगह पर, किसकी जगह पर? गर्म पानी के कणों में जो जगह पर है प्रतिस्थापित होना। इस निरंतर प्रक्रिया को, कंटिन्यूस प्रोसेस को, जब तक आप उसमें हीट दे रहे हो, जब तक आप उसको जला रहे हो, उस कंटिन्यूस प्रोसेस को ही हम संवहन की प्रक्रिया कहते हैं, जो कि ऑफ हीट होता है, जो संवहन होता है, कन्वेक्शन होता है। ये जो प्रक्रिया है ये जल में और वायु में होता रहता है। तो संवहन की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वायु को भी गर्म करती है। क्या करती है? संवहन की प्रक्रिया वायु भी गर्म करती है, वायु को भी गर्म करती है। तो ये जो प्रक्रिया है या संवहन की जो प्रक्रिया है वो वायु में भी होता है और जल में भी होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखेंगे वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या देखेंगे? अब तो हमने जल में ऊष्मा का स्थानांतरण को देखा। अब हम देखेंगे वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण या संवहन कैसे होता है। देखें, चलिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखिए बच्चे, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक मोमबत्ती, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एक मोमबत्ती को हमने जला के रखा हुआ है ना? तो ये एक मोमबत्ती है और आप अपने हाथ को कैसे करेंगे? एक हाथ को क्या करेंगे? सीधे मोमबत्ती की लौ के ऊपर की तरफ को आप रखेंगे और दूसरे हाथ को क्या करेंगे बेटा? उसके साइड में रखेंगे, यानी कि जो मोमबत्ती की जो फ्लेम है ना उसके साइड में आप रखेंगे। तो इस तरह से आपके हैंड्स के जो है पोजीशंस को आपने रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। तो अपने एक हाथ को ज्वाला के यानी कि फ्लेम के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पास में हमने रखना है। ओके, तो अब ये सवाल आपसे है, क्या आपके दोनों हाथों में समान गर्मी का अनुभव आप करते हैं? आपने कभी ऐसे करके देखा है बच्चे? आपने नहीं किया है तो आपके गार्डियंस के या पेरेंट्स के सहायता से, आपके टीचर की सहायता से आप इसको कर सकते हैं, लाइवली कर सकते हैं। ठीक है, एक कैंडल को जला दीजिए, एक हाथ को सीधे उसके ऊपर, किसके फ्लेम के ऊपर रखिए। ये नहीं कि आग में ऐसे रखना नहीं है, ऊपर को रखना है आपने, और एक हाथ को आपने क्या करना है? साइड में रखना है। और ये सवाल का आपने जवाब देना है कि आपके दोनों हाथों में जो है समान गर्मी का अनुभव आप करते हैं, और कौन से हाथ में अधिक गर्मी का अनुभव आप करते हैं और ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है आप बता सकते हो? कौन से हाथ में आपको सबसे ज्यादा गर्मी लगेगी, बताइए आप। जी हाँ, देखो बेटा, यहां पर भी क्या, कौन सी प्रक्रिया चल रही है? संवहन की प्रक्रिया। जैसे कि हमने जल के बारे में बताया था, जल के जो कण होते हैं जब गर्म होते हैं तो ऊपर की तरफ उठते हैं, है ना? तो उसी प्रकार वायु भी देखिए बेटा, ऊपर की ओर जो है वायु का संवहन क्या क्या होता है बेटा? ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। इसीलिए ज्वाला के ऊपर जो आपने हाथ को रखा हुआ है, उस हाथ में आपको क्या महसूस होगा? ज्यादा गर्मी का अनुभव होगा। लेकिन जो आपने साइड में रखा है उसमें गर्मी का अनुभव होगा आपको, लेकिन इसके मुकाबले में जब इस हैंड को आप कंपेयर करेंगे इस हैंड से, तो क्या होगा? इसके मुकाबले यहां पर जो है उसका टेम्परेचर जो आपको कम महसूस होगा, है ना? तो इसीलिए वायु लौ के ऊपर की ओर, क्योंकि इसी ये इसलिए होता है क्योंकि पार्श्व की जो वायु होती है वो कम गर्म होती है, बल्कि जो ऊपर की जो वायु होती है वो ज्यादा गर्म होती है। तो इसका रीजन क्या है? क्या कारण बताएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक प्रक्रिया चल रही है जिसे हम संवहन कहते हैं या कन्वेक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को, है ना? तो आपने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखना है। तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? देखिए जरा, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो कैसे होता है? जैसे जल में हमने देखा, तो ये प्रश्न
वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। यहां पे देखिए, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन से होता है। कैसे होता है? संवहन से होता है। ओके, तो वायु में ना बेटा कैसे होता है? संवहन जो है वो, स्थानांतरण जो है संवहन द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको जरा करेक्ट कर लेती हूँ। ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। चलिए, अब ऊष्मा के स्रोत के पास की वायु जो है गर्म होकर क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है। कैसे? ऊष्मा के स्रोत, यानी कि जैसे कोई चीज आपने जला रखी है, उसमें उस ऊष्मा के स्रोत से या फिर उस सोर्स से क्या होता है बच्चे? वायु जो है गर्म होकर ऊपर की ओर जाती है। तो इस प्रकार वह वायु भी गर्म हो जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर, इस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। यानी कि संवहन की प्रक्रिया चलती रहती है जब तक ऊष्मा का स्रोत वहां पर मौजूद होता है। ये आपको पता लग गया कि किस प्रकार से वायु में जो होती है वो ऊष्मा का स्थानांतरण जो है होता है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे अगले जो क्या बोलते हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण की जो विधि है, जिसे हम कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं उसको हम? रेडिएशन, है ना। चलिए, तो बेटा रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन भी ऊष्मा के स्थानांतरण का एक जो है, एक तरीका है। रेडिएशन जो है या विकिरण, वो भी ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है। जिस प्रकार से चालन हुआ, संवहन हुआ, उसी प्रकार से अगला है हमारा विकिरण। ये देखिए, ये है विकिरण या रेडिएशन। ओके, अब बच्चे हम लोग जब, जैसे कि अभी हमने बताया, हम थोड़ी दूरी से ही जब हम किसी लौ को बिना छुए या आग को बिना छुए ही हम उसकी गर्मी को महसूस करते हैं कि नहीं? जब आग जली होती है ठंडियों में वगैरह, जब आग जब हम लोग जलाते हैं, तो हमें ये जरूरी नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर ही, आग के ऊपर ही एकदम बैठे तभी हमें गर्मी महसूस होगी। ऐसा नहीं होता। आप उसके आसपास भी बैठे हो तभी हमें क्या होता है बच्चे? हमें गर्मी जो है वो महसूस होती है ना। गर्मी क्या होती है? हमें महसूस होती है। सोचिए जरा आप, ये क्यों होता है? सोचिए। तो यहां पर आप देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है, इसी तरह से हम जब एक रूम हीटर को, ठीक है, जब सर्दियों में हम लोग रूम हीटर्स का उपयोग करते हैं, तो जब हम लोग उस रूम में बैठते हैं जिस रूम में हमने रूम हीटर्स लगाए होते हैं, तो हमें उसकी गर्मी उस पूरे कमरे में महसूस होती है। कैसे होता है? उस पूरे कमरे में ही हमें महसूस होता है ना। तो हमारा जो शरीर है उस गर्मी को क्या करता है बेटा? उस गर्मी को महसूस कर सकती है। इसी प्रकार से जब हम किसी बर्तन को क्या करते हैं, जब हम किसी बर्तन को या हम कह सकते हैं कि किसी गर्म बर्तन को, जैसे ही हमने उसको फ्लेम से निकाला, हमने उसको बाहर छोड़ दिया, वो धीरे 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 करके ठंडा हो जाता है ना। ध्यान दिया है ना आपने? तो फ्लेम को ऑफ कर दिया, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो जो बर्तन है वो धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? क्योंकि उसकी जो आग की जो उसकी जो गर्मी है, वो गर्मी धीरे धीरे उसके आसपास को चली जा रही है ना। क्या कैसे हो रहा है बेटा? ये इसीलिए होता है क्योंकि बर्तन ठंडा होते समय अपनी जो ऊष्मा होती है वो एक प्रोसेस द्वारा अपने परिवेश में स्थानांतरित करती है। उसी को हम विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम विकिरण कहते हैं, है ना। और देखो बेटा, हमें पता है सूर्य, है ना, सूर्य से जो गर्मी हमें प्राप्त होती है, जो हम तक उसकी ऊष्मा पहुंचती है, सूर्य कितना दूर है सोचिए, लेकिन हम तक उनकी उसकी जो है ऊष्मा जो है पहुंचती है। वो कैसे पहुंचती है? वो विकिरण द्वारा ही पहुंचती है, रेडिएशन द्वारा पहुंचती है। तो हमारा शरीर जो है क्या करता है? मानव शरीर हो या जंतुओं के शरीर हो, हमारा शरीर जो है विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा को ग्रहण करता है।
तो आपको समझ में आया है कि जो विकिरण का जो प्रोसेस होता है, जो रेडिएशन होता है, वो कैसे होता है। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको बता दिए, है ना। ऊष्मा का संचरण जो एक ऐसी प्रक्रिया से होती है, उसी को हम विकिरण कहते हैं या रेडिएशन कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो आज हमने बहुत अच्छी तरह से जाना, क्या जाना हमने, कि संवहन क्या होता है, संवहन कैसे कैसे होता है बच्चे, है ना। संवहन जो है कौन से पदार्थों में होता है, कौन से पदार्थों में होता है, कंडक्शन या चालन कौन से पदार्थों में होता है, और विकिरण जो है उसका वो प्रोसेस क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझ लिया, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।